हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी साइंस की बुक। लेकिन इस बार क्या है कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के एक एक क्लास की बुक का एक एक चैप्टर में नहीं करवा रही मैं, एक साथ ही जैसे एक टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर। तो अब इस टॉपिक के बारे में क्लास 6 से लेकर 12 तक के बुक में जिस जिस चैप्टर में जितने भी इसके बारे में जितनी भी जानकारी होंगी वो हम इसी टॉपिक में एक साथ पढ़ लेंगे। एक एक लेसन करके नहीं करा रही, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं चैप्टर के नेम, किस क्लास के कौन से चैप्टर में इसके बारे में बताया गया, ये मैं मेंशन कर दूंगी। आपको चेक करना होगा तो आप चेक करिएगा। बुक तो पढ़ना ही है आपको पहले, तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो इस टॉपिक के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इस नोट्स में 6 से लेकर 12 तक जितने भी इसके बारे में है वो सब एक साथ में है, अलग अलग करके नहीं पढ़ना है। यूपीएससी में जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग इसमें एक ही साथ पढ़ लेंगे 6 से 12 तक के। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सेल स्ट्रक्चर। पहले सेल के बारे में जानेंगे। सेल क्या है? जीवन की सूक्ष्मतम इकाई कहते हैं सेल को। एक सेल मिलके पहले एक सेल होता है, बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। फिर बहुत सारे टिश्यूओं से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिससे एक बॉडी बनती है। कोशिका है, इसे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हॉक ने की थी 1665 में। जीवित सेल की खोज की थी एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने, यानी जो रॉबर्ट हॉक ने जिस सेल की खोज की थी वो डेड सेल थी, और जो लाइव सेल थी उसकी खोज एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने की थी। कोशिका संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर। सेल जो है वो 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है जो पूरे सेल में भरा होता है। एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, और इसमें ही डीएनए होता है। फिर ये मीसोसोम है। उसके बाद इसमें राइबोसोम होता है जो 70S टाइप का होता है, और जो राइबोसोम है यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। प्रोकैरियोटिक सेल ये प्राचीन कोशिका कहते हैं, यानी सबसे प्राचीन कोशिका जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल को कहते हैं। पूर्ण विकसित कोशिकाएं नहीं होती हैं। इसमें केंद्रक और केंद्रक आवरण अनुपस्थित होता है। सेल के महत्वपूर्ण कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड और वोक्यूल्स। फिर न्यूक्लियाइड यानी डीएनए उपस्थित होता है। इसमें मीसोसोम उपस्थित होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी क्या होता है? इसे एनर्जी करेंसी कहते हैं, यानी ये जो है सेल को एनर्जी देता है, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा जैसे पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आदि, यानी ये जो है ये एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल के। अब इसके बाद आते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसे पूर्ण विकसित कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्लांट सेल यानी पादप कोशिका, एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। अब प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें जो होता है सबसे पहले होता है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। ये सेलुलोज का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोकैरियोट जो प्लांट सेल होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। इसमें ये स्ट्रक्चर होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्यों होता है? क्योंकि इस पर जो है छोटे छोटे राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो ये राइबोसोम है। इसके बाद ये न्यूक्लियस होता है, तो इसमें सबसे ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक आवरण होता है। उसके बाद ये न्यूक्लियस केंद्रक होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है, और न्यूक्लियोलस होता है केंद्रिका। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है यानी केंद्रक द्रव्य। अब ये जो है ये सारे ये केंद्रक और केंद्रक आवरण है, यानी केंद्रक के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, जो केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है, इसके अंदर ही डीएनए होता है। उसके बाद फिर पूरे सेल में साइटोप्लाज्म होता है यानी कोशिका द्रव्य। इसमें ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं। उसके बाद इसके ऊपर होता है सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल वॉल से नीचे का लेयर होता है, उसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं यानी हरित लोक, जिससे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद फिर इसमें राइबोसोम होता है 80S टाइप का। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। फिर इसके बाद आता है एनिमल सेल। इसमें सेल वॉल ऑब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में सेल वॉल ऑब्सेंट होते हैं। ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों होता है? क्योंकि इस पर राइबोसोम के पार्टिकल पाए जाते हैं। ये राइबोसोम है, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद इसमें लाइसोसोम होता है जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और सेंट्रोसोम पाया जाता है यानी तारक्का जिसको कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत वायरस या विषाणु एक अपवाद है जो सेल थ्योरी को नहीं मानता है। कोशिका सिद्धांत, कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किसी भी नई कोशिका का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यानी जो कोशिका सिद्धांत है उसका कहना है कि जो नई कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये किसने कहा था? रोल्डोफ विर्चो ने कहा था। जैसे कि ये एक सेल है, ये पूर्ववर्ती सेल है। अब इससे पहले 2 सेल बने और उससे फिर 2 सेल बनते हैं, यानी जो ये पेरेंट सेल होते हैं और ये डॉटर सेल होते हैं। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत 1839 में स्वान और
स्लाइडन ने दिया था। जो स्वान थे ये जंतु विज्ञान शास्त्री थे और स्लाइडन वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल ऑर्गेनल्स। इसमें पहला क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। सेल ऑर्गेनल्स में यानी जितने भी सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले है अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। ये दो प्रकार का होता है, खुरदरा अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकना यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ ER होता है उसका कार्य क्या होता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और जो स्मूथ होता है यह लिपिड और वसा के संश्लेषण में मदद करता है। जो ER होता है यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा है गाल्जिका यानी गाल्जी बॉडीज़। ये केंद्रक के पास जालिकावत संरचना होती है। इसका कार्य क्या होता है, द्रव को संवस्थित करना और लक्ष्य तक पहुँचाना। ये लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है। प्लांट सेल में इसे लैक्टोसोम कहते हैं, प्लांट सेल में इसको लैक्टोसोम कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। गाल्जी बॉडी जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है। थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, ऊर्जा उत्पादन करती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल यानी सेल का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। इसमें DNA, RNA और राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ये जंतु व पादप दोनों कोशिकाओं में यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल में पाए जाते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया शब्द 1898 में कार्ल वेंडा ने दिया था। ये बात आता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। इसमें क्रोमैटिन मटेरियल होता है जिसमें क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। ये आनुवांशिक पदार्थ रखता है। आनुवांशिक पदार्थ यानी किसी भी जीव के आनुवांशिकता का निर्धारण करता है। आनुवांशिकता क्या है, गुणसूत्र पर जीन पाया जाता है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। यानी माता पिता के लक्षणों को उनके बच्चों के अंदर स्थानांतरित करता है, वो गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम। अब केंद्रिका में राइबोसोम के लिए RNA का संश्लेषण होता है। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ये जो होता है ये केंद्रक आवरण होता है। फिर ये होता है केंद्रक, इसके अंदर केंद्रक द्रव होते हैं। फिर केंद्रक के अंदर जो संरचना होती है क्रोमैटिन पदार्थ, और ये केंद्रिका। अब इसके बाद आता है सेल वाल, कोशिका भित्ति। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। जो प्लांट सेल में सेल वाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। कवक सेल में काइटिन का बना होता है। जीवाणु कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकिन का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकोन का। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लांट सेल में सेलुलोज का, कवक में काइटिन और जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकोन। सेल वाल होते हैं ये दृढ़ निर्जीव आवरण होता है जो कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, यांत्रिक हानियों और संक्रमण से रक्षा करता है। 6 नंबर पर आता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये पारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमेबल यानी कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही ये सेल के अंदर जाने देती है। इसमें फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फास्फोलिपिड का और प्रोटीन का बना होता है। ये बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, निश्चित आकार प्रदान करता है, हार्मोन और रासायनिक पदार्थों के मध्य से सूचनाओं का संवहन करता है। जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद आता है प्लास्टिड यानी लवक। ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, वर्डी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, अवर्डी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, प्लांट के हरे भाग में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट ये प्लांट में हरे रंग को छोड़कर सभी रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये रंगहीन होता है। 3 प्रकार के होते हैं, एमिलोप्लास्ट ये स्टार्च का संचय करता है, एलियोप्लास्ट वसा और तेल का संचय करता है। थर्ड है प्रोटीनोप्लास्ट यानी प्रोटीन का संचय करना यानी इसका निर्माण करना या फिर इकट्ठा करना। रिक्तिका एक हरी झिल्ली होती है, एक हरी झिल्ली से घिरी होती है, इसलिए इसको टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। इसके अंदर तरल द्रव्य भरा होता है। ये जंतु कोशिकाओं में अनेक होते हैं परंतु छोटे होते हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में यानी प्लांट सेल में एक ही होता है और बड़ा होता है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। फिर कोशिका का भंडार कहते हैं रिक्तिका को। यह आपातकालीन समय में सेल को जल और भोजन प्रदान करता है। इसके बाद आता है लाइसोसोम, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये एक परत वाली होती है। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है। ये अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करता है, जीवाणु व विषाणुओं आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। लाइसोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। क्रिश्चियन डी ड्यूव यानी CD ड्यूव ने लाइसोसोम की खोज की थी। अब लास्ट आता है तारक का यानी सेंट्रोसोम। ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, द्रव्य को संवेशित कर लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है और कोशिका विभाजन में सहायक होता है। इस वीडियो में बस हम इतने ही टॉपिक पढ़ेंगे, इसके आगे के टॉपिक आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको पूरे नोट दिखा रही हूँ। आप पहले पूरी बुक के चैप्टर को पढ़िएगा एक क्लास के, उसके बाद ही आप इसके नोट्स को बनाइएगा। वीडियो पॉज कर लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। इसमें
एक एक चैप्टर करके मैं नहीं करा रही। मैंने पहले ही बताया कि मैं 6 से लेकर 12 तक बुक में इस टॉपिक के बारे में जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ना कि चैप्टर वाइज। जितने भी एनसीईआरटी से इस टॉपिक से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारे नोट्स में मैंने लिखे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बुक पढ़िएगा, उसके बाद वीडियो पॉज करके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा।